हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पर्यावरण से संबंधित है। इन्वायरमेंट वाला वीडियो जो है पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, और ये वीडियो वन लाइनर होने वाली है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो कौन सा वन पशु विहार है? तो कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं, उसका नाम है कौन सा अभ्यारण्य? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो विल्सन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विल्सन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया है? कब पारित किया गया था? तो 2 दिसंबर 2002 को। 2 दिसंबर 2002 को जैव विविधता विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। आगे देखते हैं आपका, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूप का आकलन कहलाता है। तो उसको कहते हैं अनुवांशिक विविधता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है, चोचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है? चोचू जनजाति किस क्षेत्र में वन जीव के सुरक्षा से संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण लेखांकन है। पर्यावरण लेखांकन है कौन सा है, क्या है? तो यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। पर्यावरण लेखांकन यह क्या है? तो यह एक पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक क्या है? विधि है। इसी को पर्यावरण लेखांकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विली अर्जन सिंह नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? विली अर्जन सिंह या अर्जुन सिंह किस का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपके यूपी में है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका में पेश किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका जो नाम है दोस्तों, एगी ओल्पस नाम है। तो भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए जलीय पौधे को अमेरिका में पेश किया गया, इसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एली ओल्पस आपका नाम है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आगे, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी में जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी, जैसे पृथ्वी है तो इससे आपको इस तरह बढ़ते क्रम में इनको सजाना है। तो सबसे नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, तो ये जो आपके मंडल है इनको सजाना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है
और फिर इसके बाद तापी मंडल है और आगे आता है वायुमंडल, तो वो दिया नहीं है। तो ये इस तरह आप बढ़ते क्रम में, मतलब इस तरह पहले नीचे एकदम जो है सोम मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल। सप्ताह मंडल में आप जानते हैं जहाज ये सब उड़ते रहते हैं, जहाज समताप मंडल में, और जो वर्षावर्ती होती है ये सब क्षोभ मंडल में होती है, निचले वाले मंडल में होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, सोम मंडल। अब इसके बाद होता है समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल होता है, और उसके ऊपर है जो आपका तापी मंडल होता है, और उसी से तापी मंडल के ऊपर आपका बहिर्मंडल इसको बोल सकते हैं। तो ये होते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन है। वैश्विक ऊष्मन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आगे देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्धि जैव विविधता का समर्थन करता है? तो ये कौन सा है? तो इसका नाम है किबुल मजाजो नेशनल पार्क। ये कहाँ है? मणिपुर में है। इससे बार बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो उसका क्या नाम है? तो वो है किबुल मजाजो नेशनल पार्क। ये है, इसमें दलदल भी है और तैरती हुई एक उद्यान है। तो इसको ध्यान में रखकर, और ये कहाँ है तैरती हुई उद्यान? ये है आपका मणिपुर में, और उसका नाम है किबुल मजाजो नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। अब आपका भारत में संरक्षित क्षेत्र में किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पार्कों में। राष्ट्रीय पार्कों में आप किसी भी जो संरक्षित क्षेत्र है, राष्ट्रीय जो पार्क है, वहाँ आप किसी तरह का ना बायोगैस बायोमास को एकत्रित कर सकते हैं, ना ही उसका कोई उपयोग कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय पार्कों के संरक्षण हेतु किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो ये है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्या नाम है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है। तो ये किसका विशेषता है? तो ये नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषता है, इसको याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। पाखुड़ी वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। पाखुड़ी वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आंसर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समुद्री अभ्यारण्य जिसकी सीमा प्रवाल भित्तियों, मोलस्का, डाल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है? तो किसमें स्थापित किया गया है? चिल्का झील में। तो भारत में पहला समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी सीमा प्रवाल भित्तियों, मोलस्का, डाल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है। तो किसमें स्थापित किया गया है? तो उसका नाम है चिल्का झील में ये सब चीज़ों को स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। परिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया गया था। परिस्थितिकी शब्द को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हेलकल ने। अर्नस्ट हेलकल ने प्रतिपादित किया था पारिस्थितिकी शब्द को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स शब्द संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? पौधों की बहुत सी संस्कृति से। पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति से संबंधित शब्द है हाइड्रोपोनिक्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? अर्निज नेस ने किया था। अर्जिन नेस ने जो किया था वो गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था।
तो इनका नाम है अर्निज नेस, अर्निज नेस याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला नंबर है जीव से जैव मंडल तक और जैविक संगठन का सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसमें जनसंख्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा और भूदृष्टि हो जाएगा। तो जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का जो सही क्रम है ये कभी कभी बार बार क्वेश्चन में दे देता है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए दोस्तों। तो पहले जनसंख्या होगा, जनसंख्या से आपका समुदाय बनेगा, समुदाय से जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और वही भूदृष्टि बन जाता है। तो ये संगठन का सही क्रम है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है इसका देख लीजिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार सुनिए पढ़िए। आगे देखते हैं, वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए सबसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो कितना उपयुक्त माना जाता है, तो 0.03% रहे तो अच्छी बात है। इससे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए घातक है, क्योंकि हमारी वायुमंडल की जो संरचना है दोस्तों उसमें आपका 78% के लमसम में नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है आपका, और 1% के आसपास जो है आर्गन है, और इसके बाद जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड माना गया है। तो ये सब ऐसा ही बना रहे तो अच्छी बात है। अगर ये इसमें थोड़ा ही बदलाव होता है तो हमारे जो प्राकृतिक है, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय हो जाएगा, अगर इसमें से कोई कम या ज़्यादा होता है तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट किसके द्वारा है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विकास से ही जैव विविधता को अधिकतम संकट है। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। जलवायु में जो परिवर्तन होता है उसमें प्रमुख कारक क्या क्या है, तो जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक उपयोग होता है या प्रज्वलन होता है, तैल चलित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, जो तेल से चलित होते हैं जैसे डीजल पेट्रोल से, तो उनके अत्यधिक वनोन्मूलन से ये प्रमुख कारण है जो जलवायु परिवर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदार हैं। तो उसमें जीवाश्मिक ईंधनों का अधिक प्रज्वलन मतलब प्रयोग करना, जलाना, और तेल जनित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, जो भी आपकी गाड़ी हैं वो सब आ जाएंगे। अत्यधिक वनों उन्मूलन, वनों को अधिक काटना, ये सब जो है पर्यावरण के परिवर्तन के प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण क्या है। वन प्राणी जो विलुप्त हो रहे हैं उनका प्रमुख कारण क्या है ये बताना है, क्यों विलुप्त हो रहे हैं। तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, उनके आवास को नष्ट किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो वन जीव प्राणी हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, पहला कारण तो ये। दूसरा है वन प्राणियों का अवैध व्यापारिक जैसे वाणिज्यिक करण व्यापार, जैसे वन जो प्राणी हैं जैसे हाथी के दांत हो गए, हाथी को मार कर उनके दांत निकाल लेना, ये सब है। जैसे गीद हो गए और इनको मारना, या बकुले हो गए, सबको मतलब किसी का पाक तो किसी का कुछ, किसी का उक्स, खरगोश को दवा के रूप में प्रयोग करना मारकर, तो ये सब है कहीं ना कहीं इनका व्यापार किया जा रहा है। तो इस तरह कहीं ना कहीं ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आगे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी इनके विलुप्त का मुख्य कारण है। आगे अगला क्वेश्चन है, काली बैली झील अवस्थित है। जो काली बैली झील है वो कहाँ अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला है मोलमेन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये आपका गोवा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। जो कलेसर है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी
IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ग्वांडा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अधिक प्रज्वलन हो रहा है। तैल चलित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, अधिक वनों का कटाई करना और वन प्राणियों के विलुप्त का जो कारण है प्राकृतिक आवास को नष्ट करना, वन प्राणियों का अवैध रूप से व्यापार करना और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये प्रमुख कारण है। अब यहाँ से जो है ये वाला काली वैली झील स्थित है। तो काली वैली झील कहाँ स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। मोललेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, गोवा में अवस्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जिसको शार्ट में कहते हैं IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है, वो ग्वांडा में है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनको देखिए अच्छे से पढ़िए। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी का डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया था? जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया था? मतलब जो आपका डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन को, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, यही पूछना है। तो 18 मई 2010 को किया गया था। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, जो गंगा नदी में पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला है, व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? तो वो प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों को अधिसूचित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन को अधिसूचित किया गया था? तो पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन को कब अधिसूचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1994। क्वेश्चन थोड़ा PCS लेवल का है तो टफ होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, आपका दक्षिण भारत के किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवाह देखने को मिलता है? तो दक्षिण भारत के किस स्थान पे जो तितलियां होती हैं वो वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? मतलब जो वार्षिक प्रवास होता है आने जाने का उनका, वो कहाँ देखने को ज़्यादा मिलता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। वो जब भी वार्षिक उनका प्रवास होता है, जो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ओर वो जाते हैं। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो यह एरोलिसिस आपका एक विधि है जिसके द्वारा रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है अपशिष्ट को। तो अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? तो वो कौन सी विधि है? तो एरोलिसिस विधि है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिकी प्रक्रियाओं से उत्पन्न होकर क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है माइक्रोबिड्स कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा है। तो एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, जैसे उसमें जो 1 ये जो है माइक्रोप्लास्टिक है जिनका आकार क्या होता है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। और ये जो है सौंदर्य प्रसाधन में मतलब वो जो
सौंदर्य मतलब ब्यूटी पार्लर वाला वो सब हो जाएगा। व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद में दवा के रूप में भी और औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकते हैं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है माइक्रो बिड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल में मिलने वाली जो ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है उसको बताना है। तो उसको कौन सा ओजोन कहते हैं? तो बैड ओजोन कहते हैं। इसको जो ग्राउंड लेवल पर मिलता है उसको कौन सा ओजोन कहते हैं? तो बैड ओजोन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गुलाबी कबूतर की एक स्थानीय प्रजाति कहाँ पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी कबूतर की एक स्थानीय प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप में पाई जाती है। मॉरिशस के मैस्करीन द्वीप पर पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? तो एक पुस्तक है जो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है, उसमें सहायक है, वो उस पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग नाम है। अब इसके लेखक जो है रसेल कार्सन है, ये याद रखिएगा। रसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक को लिखा है। आगे देखते हैं। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, अभी बताएं इस क्वेश्चन को ऊपर। तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली है। आगे देखते हैं। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जो मोनाल है वो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेपाल है मोनाल का राष्ट्रीय पक्षी जो है। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो नेपाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले हिरण कृष्णसार के संरक्षण में किस धार्मिक समूह की परंपरा है? काले हिरण के संरक्षण के किस धार्मिक समूह की परंपरा है? तो एक बिश्नोई समाज है जो आपका राजस्थान में एक जनजाति है, वो पाई जाती है। उनका कहीं ना कहीं प्राकृतिक से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो काले हिरण के संरक्षण से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए सलमान खान पर एक बिश्नोई कर हैं, उन्होंने कहे थे कि आपने हिरण को मारा है, आप एक बार हमसे माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। ऐसा एक बार कमेंट चर्चा में हुआ था कुछ दिन पहले। आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल के व्यापार में किस प्राणी को बृहद स्तर पर दोहन किया जाता है? तो किस प्राणी का बिहन मतलब ज़्यादा दोहन कहा जाता है बृहद स्तर पर? तो वो है चीरू का दोहन किया जाता है। तो जो पश्मीना शाल वो बनता है वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में वहीं बनाया जाता है। तो ये जो प्राणी है वो किस प्राणी से इसको बनाया जाता है? तो चीरू नामक जो भेड़ है वहीं से मिलता है, वही प्राणी है, तो उसका अधिक दोहन किया जाता है। आगे देखते हैं। कार्टेजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है। कार्टेजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से है। तो कार्टाजेना है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। अगला नंबर देख लीजिए। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जो है जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा दामोदर। कौन सी नदी जानी जाती है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, याद रखिएगा। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं जैविक मरुस्थल? क्योंकि ये प्रदूषकों के कारण कहते हैं, इसमें प्रदूषण बहुत है इसलिए कहते हैं। आगे चलते हैं। आपका किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये तो आंसर वही हो जाएगा, अर्नीस्ट नेस है। और ये भी क्वेश्चन वही है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्वांडा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद जो डॉल्फिन को है कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 18 मई 2010 को किया गया है। समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। और आगे सब क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है दोस्तों, सब रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं यहाँ से।
तो ये सब क्वेश्चन वही है, आखिरी ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि की सीमा हो सकती है, तो कितना हो सकती है? 55 डेसिमल। अब आ गया है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से संबंधित। तो इस आंकड़ों से संबंधित आपको बाद में बता दिया जाएगा कभी, जब लगेगा कि हाँ बताना है। कुछ शायद दोस्तों ये भी क्वेश्चन नहीं कराया गया था। तो क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन का क्या कहलाता है? तो बैड ओजोन कहलाता है। गुलाबी ये इसको तो करा दिया गया। गुलाबी कबूतर की एक समस्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मॉरिशस के कैस्करिन द्वीप पर पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग है और इसके लेखक जो है रसेल कार्सन है, ये भी आपको जानना चाहिए। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन प्रदेश में है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेश में है? तो उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।